आत्मीय बंधुओं, जय श्री राम। आत्मीय बंधुओं नमस्कार, भारत माता की जय। आज जिस विषय में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, परिचय एवं महत्व। इतिहास संकलन योजना क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मन में ये प्रश्न आप सभी के आ रहा होगा। बंधुओं, 1973 में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाबा साहब आप्टे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे, और उन्होंने इतिहास के क्षेत्र में ये मार्गदर्शन दिया था कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। भारत का विश्व को क्या अवदान रहा है, भारतीय संस्कृति का विश्व में क्या संचार रहा है, ये दुनिया को पता होना चाहिए और भारत को पता होना चाहिए कि भारत का इतिहास क्या है। इसको लेकर के 1973 में नागपुर में बाबा साहब आप्टे एक समिति बनी और इसने कुछ वर्षों तक चिंतन मनन किया और निष्कर्ष के रूप में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का निर्माण हुआ और 1980 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इतिहास संकलन योजना ने, इसके अंडर में देश के प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतीय इतिहास संकलन समिति है। वैसे ही अपने महाकौशल प्रांत में इतिहास संकलन समिति महाकौशल प्रांत में है और इसके अंतर्गत इतिहास में पुनर्लेखन का कार्य किया जा रहा है, रिसर्च का कार्य किया जा रहा है। भारतवर्ष के इतिहास को जब हम उठाकर देखते हैं तो उसके अंदर पाठ्यक्रम में हमें कहीं पर भारत का गौरवशाली अतीत नहीं दिखाई देता है। हमने बचपन से सुना है कि भारत कभी जगत गुरु था, विश्व गुरु था, भारत में ज्ञान विज्ञान की उज्ज्वल परंपराएं थीं, हमारा भारत कितना महान था, किंतु पाठ्यक्रम में यह दृश्य दिखलाई नहीं देता। पाठ्यक्रम में क्या दिखाई देता है? भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रम में दिखाई देता है ब्रिटेन का इतिहास, अमेरिका का इतिहास, अफ्रीका का इतिहास, चाइना का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चाइना, हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, यूएसए, ब्रिटेन, किंतु भारत दिखाई नहीं देता। इसलिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने यह कार्य प्रारंभ किया इतिहास के पुनर्लेखन का। और जिले का इतिहास, नगर का इतिहास, गांव का इतिहास, कुआ बावड़ी का इतिहास, किले का इतिहास, मंदिर का इतिहास, ऐतिहासिक स्थलों का इतिहास, इमारतों का इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, क्षेत्रीय संस्कृति, बोली, परंपरा का इतिहास, व्यंजनों का इतिहास, खेत खलिहान का इतिहास, स्वतंत्रता का इतिहास, सभ्यताओं का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, हिस्ट्री ऑफ सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी का इतिहास, आर्यों का इतिहास, पुराणांतर्गत इतिहास, जनजातियों का इतिहास इत्यादि विभिन्न विषयों पर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना कार्य कर रही है। भारतीय संस्कृति का विश्व में क्या संचार हुआ, विश्व के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति के जो अवशेष बिखरे पड़े हैं, इस पर रिसर्च करके विद्वानों की टोली इनको संकलित कर रही है। और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने अभी तक 600 ग्रंथों का प्रकाशन किया है। एक बहुत बड़ा रिसर्च के द्वारा तथ्यपरक, सत्यपरक, भारतीय दृष्टि से इतिहास का लेखन करके राष्ट्रीय चैतन्य के प्रकाश में, भारतीय चिति के प्रकाश में रिसर्च करके और 600 ग्रंथों का प्रकाशन किया है। इतना महान कार्य अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के द्वारा किया जा रहा है। तो भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, जैसे कि देखते हैं हम कंबोडिया में अंकोर वाट का एक मंदिर, क्या आपने बहुत सुन रखा होगा व्हाट्सएप में। ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर विश्व का सबसे बड़ा एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, 500 एकड़ में जो फैला हुआ है। थाईलैंड में हम देखते हैं कि थाईलैंड के अंदर
रामायण का मंचन होता है और वहाँ रामायण को राम की एन कहा जाता है। भारत में जिसको हम रामलीला कहते हैं उसको वहाँ राम की एन कहा जाता है। इटली में रामायण है, जर्मनी में वेदों पर अध्ययन चल रहा है और विश्व के अनेक स्थानों पर भारतीय संस्कृति के प्रकाश में भारतीय पांडुलिपियों का अध्ययन करके नाना प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं। तो भारतवर्ष के विश्व को क्या अनुदान रहे ये भारत को ही पता नहीं है। हमको तो इतिहास में क्या पढ़ाया गया, अकबर महान, सिकंदर महान, औरंगजेब महान, ये पढ़ाया गया है इतिहास में। हमें तो इतिहास में पढ़ाया गया कि आप तो गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, इसके पहले मुग़लों के गुलाम थे, आपको तो विदेशियों ने रौंदा लूटा। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनबी, गौरी, गजनी, तैमूर, बाबर, अकबर, औरंगजेब, बख्तियार खलजी, नादिर शाह, इन सब से आप तो लुटते पिटते रहे। इसमें हमको भारत कहीं दिखाई नहीं देता। भारत के गौरवशाली अतीत का चित्र कहीं नज़र ही नहीं आता है। तो इसलिए भारत का जो वास्तविक इतिहास है, भारतीय दृष्टि से उसका अध्ययन करके, पुनर्लेखन करके हमें आने वाली पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत करना है। उसके लिए हमारी अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना कार्य कर रही है। मैंने एक जगह पढ़ा कि जब दुनिया में सब सोए हुए थे तब भी हम जगे थे। बताइए, ऐसा हमारा भारत था। किंतु यह बात हमें सिलेबस में कहीं देखने को नहीं मिलती। हमारे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों वर्ष पहले ज्ञान, विज्ञान, दर्शन की परंपराएं थीं। हमारे वेदों में 64 प्रकार के कलाओं का वर्णन दिया गया है, किंतु सिलेबस में ऐसा कहीं देखने नहीं आता। दुनिया को भारत ने आर्ट ऑफ लिविंग दी, जीवन जीने की कला सिखाई। ईसा और मूसा से लाखों करोड़ों वर्ष पहले भारत था, भारतीय संस्कृति थी। एक दिन मैंने देखा डिस्कवरी चैनल में कि वो जो कमेंट्री करता है अंग्रेज, वो कह रहा था भारत का जो हिंदू धर्म है ये बहुत वैज्ञानिक है और प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है, साइंस है, दर्शन है। ऐसा वो हिंदू धर्म की तारीफ कर रहा था। और फिर अंत में वो कहता है अंग्रेज कि द रूल ऑफ यूनिवर्स, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है, इसको वो कह रहा है कि ये ब्रह्मांड का सनातन नियम है, शाश्वत नियम है। नियम मीन्स धर्म है और ये कभी नष्ट नहीं होता। जिसमें उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, पुनः उत्पत्ति होती है। हमारे तो वेदों में दिया हुआ है कि सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व क्या था। लोगों को तो ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अभी रिसर्च करने में लगे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी है, इससे बहुत ज़्यादा वर्णन हमारे यहाँ ज़्यादा स्पष्ट रूप में वेद में दिया है, ऋग्वेद के नासदी सूक्त में, कि सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व न सत था, न सत था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न सूर्य था, न चंद्र था, अंतरिक्ष और कुछ नहीं था। अंधकार से अंधकार ढका हुआ था, सिर्फ एक चैतन्य युक्त तत्व था, कंपायमान। वह सनातन तत्व, परमात्म तत्व, वह परमात्म चेतना थी और उसके अंदर एक संकल्प आया, विचार आया, स्फुरणा उत्पन्न हुई, उसके अंदर क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वह बोर हो रहा था और उसने संकल्प किया, एकोश्यम बहुश्याम, और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। रणगर्भ हुआ उत्पन्न और उससे फिर आकाश गंगा, सूर्य और नक्षत्र, गैर नक्षत्र, पृथ्वी पर तत्व बने, सारे चराचर जीव बने और अंत में मनुष्य का निर्माण हुआ कैलाश पर्वत मानसरोवर के तट पर। ये हमारा वेद कहता है, पुराण कहते हैं। लेकिन पश्चिमी जगत में तो अभी सीप गोंगों में रिसर्च करने में लगे हैं। वो एलिगेटर और जीव जंतुओं को ढूंढने में लगे रहते हैं जंगलों में। चलिए, अच्छा है, वो भी ठीक है, भौतिक विज्ञान। लेकिन भारत का जो विज्ञान था, जो दर्शन था, जो अनुसंधान का विषय था, वह अध्यात्म था। क्योंकि अध्यात्म सनातन है, कभी नष्ट नहीं होने वाला विज्ञान है। इसलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने इस अध्यात्म पर रिसर्च की, किंतु वह हमारे सिलेबस में कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए इतिहास संकलन पुनर्लेखन की आवश्यकता पड़ी। अब बात आगे करते हैं कि हमारा भारत यदि जगत गुरु था, विश्व गुरु था, तो वह दृश्य इतिहास के सिलेबस में क्यों नहीं दिखाई देता। भारतवर्ष के इतिहास में तो हमें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, अकबर महान, सिकंदर महान, औरंगजेब महान। जब हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास तो हमारा हृदय और मन
आत्मग्लानि से भर जाता है, पराधीनता से भर जाता है। अरे हम तो गुलाम थे, गुलामी का इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर गौरवशाली अतीत का चित्र दिखलाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों? प्रश्न आता है कि ऐसा किसने किया और किसके इशारे पर किया। यदि औरंगजेब महान था तो उसके समकालीन शिवाजी उससे भी अधिक महान थे। उनको उचित स्थान क्यों नहीं दिया गया इतिहास में? यदि अकबर को महान बताया गया है तो अकबर से अधिक महान महाराणा प्रताप थे, जो धर्म युद्ध लड़ते थे, कभी छल कपट का प्रयोग नहीं किया जिन्होंने, और कभी पीछे से वार नहीं किया। ऐसी पुण्यात्मा महान आत्मा थे जिनको स्वप्न में भी अकबर देखता था और डर जाता था, कभी सामना नहीं कर पाया। ऐसे महान महाराणा प्रताप जिनके हाथी को पकड़ने में मुगलों के 20 हाथियों को पसीना आ गया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। उस राम प्रसाद को 20 हाथी मुश्किल से पकड़कर लाए थे, और आगरे के किले में जब लेकर आए 18 दिन तक उसने अन्न नहीं खाया और अंत में प्राण त्याग दिए। इतना स्वाभिमानी था महाराणा प्रताप का हाथी और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। ऐसे महाराणा प्रताप का वर्णन न करके हमको क्या दिखाया जाता है? अकबर महान, सिकंदर महान, औरंगजेब महान, रजिया, बलबन, इनका इतिहास पढ़ाया जाता है। महमूद गजनबी ने इतनों को मारा, ये बताया जाता है। बताइए, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, ये बताया जाता है। अभी वर्तमान में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है बंधुओं सिलेबस में भारतवर्ष के, ये एक विदेशी व्यक्ति द्वारा लिखा गया इतिहास है, विलियम जोन्स जिसका नाम था, और इसके 3 खंड उसने लिखे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आप व्यक्ति न कभी भारत आया, ना भारत में रहता है, न जिसको भारत की हिंदी का ज्ञान, न भाषा का ज्ञान, और वो व्यक्ति हमारे देश का इतिहास लिख रहा है ब्रिटेन में बैठ करके, और हमारा दुर्भाग्य कि हम 70 वर्ष से उसको पढ़ रहे हैं। बताइए क्या है ये? कितनी बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता है, ये पराधीनता है, बौद्धिक परावलंबन है ये है। इसलिए इतिहास का पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है, भारतीय चश्मे से, भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय चिति के प्रकाश में, राष्ट्रीय चेतन के प्रकाश में हम सत्यपरक और तथ्यपरक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और पुनर्लेखन कर रहे हैं इतिहास संकलन योजना के माध्यम से। और आगे बात बढ़ाता हूँ। आज़ादी के बाद हम देखते हैं, आज़ादी के पहले की एक बात बताता हूँ आपको। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ये कांग्रेस किस लिए स्थापना हुई? सेफ्टी वाल्व के रूप में, भारतीय जनता और अंग्रेजों के बीच में समन्वय बना रहे, विद्रोह ना हो। और इसका लक्ष्य था कि 1857 की क्रांति का फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी के द्वारा ये बनाई गई संस्था है, और आज भी 70 वर्षों बाद ये वही एजेंडा चला रही है देश के अंदर। हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं, ये हमारे इतिहास को इन्होंने विकृत कर दिया, लेकिन अब इनका किला ढलता जा रहा है, इनका सूरज ढलता जा रहा है और इनका किला ध्वस्त होता जा रहा है। अब इनके दिन लग चुके हैं, आप ये नोट कर लीजिए। इसलिए उस गुलामी के इतिहास को हमें अब समाप्त करके, उस छद्म को, उस षड्यंत्र को, और हमको जो है सत्य इतिहास जो है भारतवर्ष का, वो प्रकट करना है। एक घटना और आपको याद दिलाता हूँ मैं, 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति को इन वामपंथी इतिहासकारों ने, चाटुकार इतिहासकारों ने, कांग्रेस के इतिहासकारों ने क्या लिखा है? गदर, रिवोल्ट, विद्रोह, म्यूटनी, बताइए। लेकिन उसको क्रांति नहीं कहा। हमारे क्रांतिकारियों को इन्होंने नीचा दिखाया, क्रांतिकारियों को इन्होंने आतंकवादी कहा। बताइए, जो स्वतंत्रता के लिए लड़े और फांसियों पे लटक गए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, इनकी पीढ़ियों का अता पता नहीं है, ऐसी महान आत्माओं को इन्होंने आतंकवादी शब्द से संबोधित किया। जब इसको मैं पढ़ता हूँ तो मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता है कि बताइए हमारे पूर्वज कितने महान थे, और हम उनके साथ न्याय नहीं दिला पाए। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम सत्य को प्रकट करें, समाज को बताएं, और देशद्रोहियों का जो षड्यंत्र 70 साल से इस देश में चल रहा है उसको हम नष्ट कर देंगे, परास्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे, उनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है, यही हमारा युग धर्म है, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। तभी हम सच्चे भारतवासी कहला सकते हैं।
इन्होंने 1857 की क्रांति में अन्याय किया। और मैं आप सुनाता हूँ कि जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को पकड़वाया, फांसी पर लटकवाया, ऐसे गद्दारों को अंग्रेजों ने पदवियाँ दी। राव साहब, दीवान साहब, टैगोर सर, बताइए। और आज वो ऐश कर रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और जो क्रांतिकारी थे वो शहीद थे, उनके परिवारों को कि मकान नहीं बचे, उनके बहुत दुर्गति हुई, उनका पता नहीं है। नरसिंहपुर की ये घटना मुझे याद आ रही है। जिस प्रकार से मंगल पांडे को इन्होंने फांसी पर लटकाया था, वैसे ही नरसिंहपुर में 10 अक्टूबर 1857 को हमारे क्रांतिकारी सिपाही गदाधर तिवारी को इन्होंने पकड़वाया और उसको फांसी पर लटकाया। अब विचार कीजिए, हमारे देश में हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे देश को नष्ट करवाया। जब मैं इस इतिहास को पढ़ता हूं तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। एक घटना और आपको याद दिलाता हूं। नरसिंहपुर जिले में तेंदुखेड़ा तहसील है। उस तेंदुखेड़ा तहसील में एक इंदिरा गांव है। उस इंदिरा गांव में एक दीवान परिवार रहता है। उनके पूर्वज दीवान सूरज सिंह ने हमारे क्रांतिकारियों को पकड़वाया था, ढेलन साय, नरवर साय, और उसके पुत्र को फांसी पे लटकवाया था। और बताइए, अंग्रेजों ने इनको उस गुलामी के बदले में पदवी दी थी, जमींदारी दी थी। और आज ये दीवान साहब बच रहे हैं, इंदिरा के दीवान साहब। इन पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये देश के गद्दार हैं। ये राव साहब बज रहे हैं, ये दीवान साहब बज रहे हैं, ये सर बज रहे हैं। इन्होंने इस देश के साथ मक्कारी की है, गद्दारी की है। इसलिए हमें ये समाज को बताने की ज़रूरत है, देश को बताने की ज़रूरत है। हमारी 1857 की क्रांति को कैसे इन्होंने विफल किया। यदि सिख रेजिमेंट ने साथ नहीं दिया होता, हिंदुओं पर गोली नहीं चलाई होती मध्य भारत और उत्तर भारत में, पूर्व भारत में असम से लेकर ग्वालियर तक, उत्तर प्रदेश मेरठ दिल्ली तक, तो क्या वह क्रांति विफल होती। हमारे हिंदू भाइयों से सिख रेजिमेंट से उसका दमन करवाया, गोली चलवा कर। बताइए, ऐसी ऐसी गद्दारी इन्होंने इतिहास में की। इसलिए इस इतिहास को हमें जानने की ज़रूरत है। और अंग्रेज़ों के चाटुकार, दरबारी, वामपंथी, कांग्रेसी इतिहासकारों का जो षड्यंत्र है, इसको नष्ट करने की ज़रूरत है, विफल करने की ज़रूरत है, और इसको जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। इन्होंने इतिहास में तिथियों को बदलवाया, घटनाक्रम को पीछे करवाया, और अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, उसको चलाने के लिए हिंदी को इन्होंने पीछे किया, अंग्रेजियत को बढ़ाया। तिथि क्रम में फेरबदल किया। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले, इतने ईसा पूर्व की एक घटना आपको बताता हूँ। वैदिक सभ्यता और सरस्वती, वो आप सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता को इन्होंने कहा कि ये 1750 से 2500 ईसा पूर्व की। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। बोले ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अच्छा, और वैदिक सभ्यता जो लाखों करोड़ों वर्ष प्राचीन है, रामायण तो त्रेता युग में हुई, उसके पहले सतयुग, और न जाने कितने हजारों सतयुग इस धरती पर बीत गए। उस समय की बात है ये, वैदिक काल की, सृष्टि के आरंभ की। बताइए, उस करोड़ों अरबों असंख्यों वर्ष प्राचीन वैदिक सभ्यता को सिंधु सभ्यता से बात की है। सिंधु सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीन है, ऐसा इन्होंने मिथक फैलाया। और सिंधु सभ्यता को क्या बताया, मात्र 1000 BC प्राचीन है। अच्छा, जिस वैदिक सभ्यता में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत था, मंत्र शक्ति से चलने वाले दिव्यास्त्र थे, मंत्र शक्ति से चलने वाले यान थे, उस सभ्यता में जहाँ ज्ञान विज्ञान चरम पर था, उसको इन्होंने 1000 ईसा पूर्व बताइए 2000 वर्ष AD के और 1000 BC के, मतलब 3000 वर्ष प्राचीन थी क्या। जबकि इनके बाइबल में दिया हुआ है कि सृष्टि की आयु मात्र 8000 वर्ष है। बताइए आप,
ये इतना छोटा इनका चिंतन है। ये कह रहे हैं कि इस सृष्टि का विकास मात्र 8000 वर्ष में हो गया। जरा आप विचार कीजिए, असंख्यों वर्षों से ये सृष्टि चल रही है। हजारों बार कलयुग आया है, हजारों बार सतयुग त्रेता बीत चुके हैं, न जाने कितने चतुर्युग बीती, मनमंत्र बीते, कल्प बीते। सृष्टि में प्रलय हुआ, फिर उत्पत्ति, स्थिति और लय हुआ, ऐसा अनेकों बार हुआ है बंधुओं। ये अनुसंधान का विषय है। इस पर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना पुराण अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत शोध कर रहा है। तो ये सब बातें हमको बताने की ज़रूरत है कि हमारा जो इतिहास है उसमें हम हैं ही नहीं। हमारे ऊपर एक विदेशी व्यक्ति द्वारा लिखा इतिहास थोपा गया, विलियम जोन्स द्वारा। आप बताइए, हमारे घर के बारे में हम बताएंगे या दूसरे गांव का व्यक्ति बताएगा, दूसरे देश का? हमारे देश के बारे में हम लिखेंगे, जानकारी हमको है, कि कोई ब्रिटेन में बैठा हुआ व्यक्ति विलियम जोन्स लिखेगा? आप विचार कीजिए। ये जानने की बात है, इसको हृदय में उतारने की बात है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाना चाहते हैं। गुलामी का इतिहास, पराधीनता का इतिहास, पराजय का इतिहास, विकृत इतिहास। इसलिए इतिहास संकलन योजना को आप जानिए और इससे जुड़िए। और बताता हूं मैं आपको, 1929-30 में एक झंडा कमेटी बनी। इन्होंने फिर एक षड्यंत्र किया। जो भारतवर्ष का सनातन ध्वज था, भगवा ध्वज, उसको नकारा। बोले नहीं वो ये ठीक नहीं है और यहाँ तो सब लोग रहते हैं और भी, इसलिए ये ध्वज नहीं चलेगा। और इन्होंने अपने चाटुकारों को रख करके और प्रस्ताव पास किया और एक 3 पट्टी का ध्वज बनाया, तिरंगा झंडा। बताइए, क्या हमारे राष्ट्र का प्राचीन काल से कोई ध्वज नहीं था क्या? अरे भाइयों, दुनिया में जब कुछ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तब भी भारत था। आज से 2500-3 हजार साल पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में लोग जंगली बर्बर अवस्था में रहते थे, कच्चा मांस खाते हुए, जंगल में नंग धड़ंगे घूमते थे, गुफाओं में रहते हुए, पेड़ों के नीचे ठुठुरते हुए। घास फूस की झोंपड़ी बनाना भी नहीं आता था इनको, भोजन तो छोड़ दीजिए। और हमारे यहाँ तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे यहाँ 1000 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, 1000 से भी अधिक प्रकार के। बताइए आप, या आप टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इतने व्यंजन बनाते हैं ऐसे। और क्षेत्रीय व्यंजनों की तो बात ही क्या है। एक एक चीज़ में हमारे यहाँ तो लाइन लगी हुई है, अनगिनत। बताइए, अगण्य, अद्भुत। ऐसा अद्भुत, अतुल्य और अक्षय भारत है, किंतु वह चित्र हमें इतिहास में दिखाई नहीं देता। हमें इतिहास में तो बस वही दिखाया जा रहा है। एक बात और आपके सामने रखता हूँ। 1854 में अंग्रेजों ने मनुस्मृति का एक न्यू एडिशन निकाला मुंबई से। आप जरा विचार कीजिए कि अंग्रेज इतने कहाँ से राष्ट्रभक्त हो गए, जो संस्कृत की इतनी इज्जत करने लगे कि इनको एक नया एडिशन छापना पड़ा। षड्यंत्र था, उसमें मिलावट करके एक नया एडिशन छाप करके हिंदुओं को आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का, संघर्ष कराने का। इन्होंने SC ST OBC शब्द उत्पन्न किया। किसी वेद में, पुराण में, रामायण में, गीता में SC ST OBC शब्द नहीं आया है। हम सब भारतवासी एक थे, वर्ण के अनुसार, कर्म के अनुसार जीवन जीते थे। जिसके अंदर जो योग्यता थी वो वैसा कर्म करता था, वंशानुगत भी करता था। और यहाँ तो क्षत्रिय से कर्म करके विश्वामित्र ऋषि ब्राह्मण बन गए, राजा विश्वामित्र से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हो गए हैं। यहाँ तो व्यास नीचे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी सब उनको पूछते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी। ऐसा हमारा भारत था। हमने एकलव्य को माना, हमने तो सबरी को माना, हमने तो केवट को गले लगाया, गिद्ध राज जटायु को तक भगवान ने गोद में बिठाला था। बताइए आप, मांस खाने वाले पक्षी को तक। ऐसा हमारा भारत है। लेकिन हमारे समाज को तोड़ने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा, अंग्रेजों ने, और उनके चाटुकारों ने उसको अभी तक चलाया। यू आर SC, यू आर ST, यू आर OBC। अच्छा भैया, 1947 के पहले तो कोई भारत में SC ST OBC नहीं था। सब भाई भाई थे, हिंदू थे, भारतीय थे। और उन विदेशी लोगों ने कहा और आपने स्वीकार कर लिया। बताइए कैसा भेदभाव आज देश के अंदर हो रहा है। 1-2 बच्चों को SC ST को पुस्तकें मिलती हैं 4-4, 8-8, और एक जनरल क्लास का बच्चा ऐसे कहता है सर हमको नहीं मिलेगा सर। बताइए कैसा अन्याय है इस देश के अंदर। क्या वह इस देश का नागरिक नहीं है क्या? विचार कीजिए आप कि ऐसा 70 साल बाद भी इस देश के अंदर भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है। इस भ्रष्टाचार को, इस अनीति और अधर्म को हमको
समाप्त करना है, नष्ट करना है, इसलिए हमको सत्य का ज्ञान कराना पड़ेगा। बंधुओं, आज का ये फेसबुक लाइव लेक्चर एक टेस्ट के रूप में मैंने यहाँ पर रखा था, क्योंकि मुझे इसके बाद एक फेसबुक लाइव लेक्चर कराना था। उसके टेस्टिंग में ये लेक्चर रखा तो कुछ लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं सर थोड़ा सा हो जाए, तो उनके आग्रह पर मैंने कहा चलिए मैं ठीक है आधा घंटे का लेक्चर देने का प्रयास करता हूँ और एक ऐसा विषय रखता हूँ जो समाज को पता नहीं है किंतु अत्यंत आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर कितना षड्यंत्र हुआ, हमारा देश 1962 में क्यों हारा। हमारा देश इतिहास में शौर्य पराक्रम में पीछे नहीं रहा है, कभी शौर्य पराक्रम के कारण नहीं ये हारा है, ये हारा है अपने देशवासियों की गद्दारी के कारण। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को किसने पकड़वाया, तात्या टोपे को किसने पकड़वाया, इन जयचंदों ने। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की और आज भी इनकी औलादें आज भी देश के साथ गद्दारी ही कर रही हैं। ये देश के साथ नहीं खड़े होते, देश की सेना के साथ खड़े नहीं होते, राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ नहीं खड़े होते, ये खड़े होते हैं गद्दारों के साथ, ये खड़े होते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, विदेशियों के साथ खड़े होते हैं, हमारे शत्रुओं के साथ। इसलिए हमें इनसे निपटना है पहले। उनसे तो हम निपट ही लेंगे, चाइना और पाकिस्तान से, उनको तो मसल देंगे यूं। हमारे पास इतना शौर्य पराक्रम है, प्राचीन काल में भी था, मध्यकाल में और अभी भी है, किंतु हमें खतरा सबसे पहले आंतरिक ये विद्रोही जो आस्तीन के सांप हैं इनसे निपटना है। ये दोगले हैं, इन्होंने ही देश को नष्ट करवाया है, इसलिए इनको पहचानिए, इनको चिन्हित करिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, संगठित होकर इनका विरोध करिए और इनको अब सबक सिखाने का समय आ गया है। अभी 4 मिनट का समय और है, कुछ बातें और रखता हूँ। एक किस्सा और मुझे याद आ रहा है। इन्होंने झूठा फैलाया कि आर्य बाहर से आए। बताइए, अरे भैया ये आर्यावर्त भारत का ही नाम था, हम सभी आर्य हैं, रामकृष्ण, सप्तऋषि, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आर्य थे, हम भी आर्य हैं। कैसा ये भ्रम फैलाया, बताइए कितना बड़ा झूठ फैलाया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम सब आर्य हैं, वी आर द आर्यंस, और हम उनके वंशज हैं। ऐसा झूठा हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि नहीं तुम भी बाहर से आए हो, हम भी बाहर से आए हैं, तो हम दोनों भाई भाई हुए, आओ दोनों मिलकर लूटते हैं इस देश को। और हमारे समाज को 2 हिस्सों में तोड़ने का प्रयत्न किया इन्होंने, आर्य और द्रविड़। द्रविड़ यहाँ के वासी थे, आर्य बाहर से आए और इन्होंने भारत में कब्जा कर लिया। बताइए कितना बड़ा झूठ, 1000% झूठा मिथक फैलाया इन्होंने। प्रोफेसर संकालिया ने कालीबंगा की खुदाई में वेदियाँ मिली। प्रोफेसर संकालिया ने कहा नहीं ये सब बकवास है, किनारे करो, ये कुछ नहीं है, और मजाल की कोई बोल दे। ऐसा इन वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे देश के राष्ट्रवादी इतिहास को झुटलाया है, छल किया है, प्रज्ञा अपराध किया है। इनके नाम है रोमिला थापर, इरफान हबीब, प्रोफेसर संकालिया, मजूमदार राय चौधरी, स्मिथ और इनके वंशज हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। आज भी वो वही कार्य कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी वही कार्य कर रही है। और इन वामपंथी इतिहासकारों ने कहा वेद ये तो गडरियों के गीत हैं। अच्छा, गडरियों के गीत हैं, तो भाई साहब बडरियों के वेद गडरियों के गीत थे, तो आप इन वेदों की पांडुलिपियाँ चुरवा कर क्यों ले गए? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई इन पर रिसर्च करने की? बताइए, अगर ये गडरियों के गीत थे तो। अरे आप ये बताइए कि आपको समझ में नहीं आया, आपकी बुद्धि कम थी, मोटी बुद्धि थी, इसलिए आप इसको समझ नहीं सके और आपने इसको झूठा कहा। आपने पुराणों को, वेद शास्त्र को कहा कि हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरी है ये। अच्छा, और ऐसा कहकर के आपने उसको किनारे कर दिया। बताइए, किनारे कर दिया। और भारतीय हृदय की उदारता देखिए कि कभी हमने अपने ज्ञान का पेटेंट नहीं कराया, सारे विश्व के लिए खोल दिया। वसुदैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की हमारी संस्कृति है, कभी हमने पेटेंट नहीं कराया, सारा विश्व हमारा है। इसलिए जाइए और भारत के इस ज्ञान महासागर में डुबकी लगाइए और निहाल होकर के चले जाइए। ऐसा भारत है। भारत ने कभी संकीर्णता से कार्य नहीं लिया। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाने वाले हैं। क्या ये गुलामी का इतिहास देकर जाएंगे? क्या ये पराजय का इतिहास देकर के जाएंगे? क्या ये भ्रमपूर्ण, भ्रामक, झूठा इतिहास हम देकर जाने वाले हैं? तो आइए हम सत्य को प्रकाशित करें। सत्यमेव जयते। षष्ठी का ये अटल नियम है कि हमेशा से प्रकाश ने ही अंधकार को निगला है, कभी अंधकार ने प्रकाश को नहीं निगला। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। इसलिए आइए हम सत्य के प्रकाश में, तथ्य के प्रकाश में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के साथ जुड़ करके और पुराने दरबारी इतिहासकार, वामपंथी, कांग्रेसी षड्यंत्र को समाप्त करें
नष्ट करें और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्ज्वल करने वाला ऐसा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हम उनको दे करके जाएं और गुलामी के इस झूठे इतिहास को समाप्त करें, नष्ट करें, पीढ़ियों को गौरवशाली अतीत का ज्ञान कराएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अवश्य इस पर ध्यान देंगे और इस पर कार्य करेंगे और इतिहास संकलन से जुड़ करके समाज को इस सत्य से परिचित कराएंगे और भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम।